श्रेया ने अपनी माँ के चेहरे में एक औरत का चेहरा देखा। वो कौन थी? श्रेया को आज भी वो रात याद है जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा था, लेकिन वो माँ थी ही नहीं। माँ के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक पुरानी तस्वीर की तरह लग रही थी, जैसे कोई और चेहरा उनके शरीर में घुस गया हो। श्रेया को लगा कुछ तो गलत है, पर जब तक उसने माँ से पूछा, उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें सब पता चल गया है ना बेटा? श्रेया के होश उड़ गए थे। क्या हुआ था फिर? कहानी का एंड मिस मत करना। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है श्रेया ने, जो अजमेर में रहती हैं और करंटली मुंबई में जॉब कर रही हैं। उनके साथ ये हादसा करीब 4 साल पहले हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। श्रेया एक टेक एनालिस्ट थी जो 4 साल से अपना शहर अजमेर छोड़कर मुंबई में जॉब कर रही थी। उसकी फैमिली में वो अकेली बेटी थी। उसके पापा की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, एक एक्सीडेंट में, जब वो सिर्फ 3 साल की थी। बचपन से ही उसकी मम्मी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी पढ़ाई करवाई थी। श्रेया की लाइफ हमेशा से ही बहुत स्ट्रगलफुल रही है। 4 साल तक घर न जाने के बाद श्रेया ने डिसाइड किया कि वो 2 महीने का वर्क फ्रॉम होम लेके अजमेर अपनी माँ के पास जाएगी। श्रेया की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और वो उसी वीकेंड ट्रेन पकड़ मुंबई से अजमेर आ गई। लेकिन श्रेया को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेन का सफर उसको अपनी माँ के पास नहीं, बल्कि एक खौफ के पास लेकर जा रहा है। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन श्रेया को अपनी माँ की अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा था। पहले वो हर वक्त अपने काम में बिजी रहती थी, हमेशा घर के काम, रसोई और छोटी छोटी बातों में लगी रहती थी, पर वो कुछ दिनों से बिल्कुल चुपचाप रहने लगी थी। श्रेया ने हमें बताया कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे कुछ था जो वो छुपा रही थी। श्रेया को यह बात बहुत खटकती थी। उसने अपनी माँ से कई बार पूछा कि माँ, आप चुप क्यों रहती हो? आप खुश नहीं हो क्या? अब तो मैं वापस आ गई हूं। श्रेया अपनी माँ से हर दिन ये सवाल करती थी, लेकिन माँ बस मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दे देती थी कि कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ा थकी हुई हूं। पर उसकी माँ का यह जवाब श्रेया को वो तसल्ली नहीं देता था जो श्रेया चाहती थी। श्रेया को लगता था कि कुछ तो है जो माँ उससे छुपा रही है। एक रात जब श्रेया अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज नीचे से आ रही थी, जैसे किसी के भारी कदम जमीन पर चल रहे हो। पहले तो श्रेया ने सोचा कि शायद कुछ और हो, पर जब आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हुई, उसका मन घबरा गया। वो अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे नीचे जाने लगी। जितना वो नीचे बढ़ती जा रही थी, उसका दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था। जब वो नीचे पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर देखा और उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी माँ अपनी पुराने नाइट गाउन में दरवाजे के पास अपने सर को बार बार जमीन पर पीट रही थी। वो पूरी तरह नींद में थी और अपने हाथ से दरवाजा पकड़े बार बार अपना सर जमीन में मार रही थी। श्रेया का चेहरा काला पड़ गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे उसकी मां को कुछ हो गया हो। क्या यह सच में उसकी मां थी? क्या हो सकता था आगे? उसे समझ नहीं आया। वो डर के मारे थोड़ा सा पीछे हट गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और मां को होश में लाने की कोशिश की। उसने अपनी मां को प्यार से बुलाया, मां, मां, आप क्या कर रही हो? श्रेया की आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन मां को होश में लाने के लिए वो जोर लगा रही थी।
जब मां ने आंखें खोली तब उनका चेहरा बिल्कुल अजनबी लग रहा था। वो कुछ देर तक अपनी मां को देखते हुए खड़ी रही, फिर मां को धीरे से उठाया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। मां, ये क्या कर रही हो आप? मां, आप ये क्या कर रही थी? आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपको नींद में चलने की बीमारी है। श्रेया ने मां से पूछा, बिल्कुल घबराते हुए। उसकी मां ने कुछ नहीं बोला, जैसे वो कुछ और ही सोच रही हो। फिर धीरे से अपने होंठ हिलाते हुए मां ने कहा, हाँ बेटा, पिछले कुछ महीनों से मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों मैं ऐसे करती हूं। कभी कभी रात में मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे बुलाता है। मुझे लगता है कि बस मैं नींद में चल रही हूं, लेकिन पता नहीं। उसकी मां का चेहरा बिल्कुल उदास हो चुका था। श्रेया को अपनी मां का यह जवाब सुन के बहुत ही अजीब लगा। मां की आंखों में छुपी हुई परेशानी को वो समझ नहीं पाई थी। श्रेया ने मां को धीरे से समझाया और बोली, आपको किस बात का डर लग रहा है मां? क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या आपको लगता है आपको कुछ हो रहा है? आपको यह बीमारी किसने बताई थी? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए मां। श्रेया की मां ने अपनी बेटी की बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बिना सर हिलाए उठ के अपने कमरे में वापस चली गई। अगले कुछ दिन तक यह सब कंटिन्यू रहा। श्रेया को मां की नींद में चलने की आदत हो गई थी। अब उसे डर नहीं लगता था। श्रेया को लगा कि कुछ और है जो मां को तंग कर रहा है, पर उसने अपनी मां से कभी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन श्रेया अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई। ये दोस्ती जो बचपन से थी, एक पुरानी याद थी उसके लिए। कुछ सालों बाद मिलने का मौका जो था, और सभी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। श्रेया ने अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें की। वो सब काफी एक्साइटेड थे। बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई थी और सब मिलके पुरानी बातें याद कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उसके दोस्त अपनी क्यूरोसिटी को नहीं रोक पाए और उसकी मां के बारे में पूछा। और वो बोले कि अब आंटी कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो अब ठीक हैं? उनके सवाल सुन के श्रेया को कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए वो चुप हो गई, जैसे उसे कुछ समझ ना आया हो। उसने अपने दोस्तों को देखा, उनकी आंखों में छुपी हुई फिक्र को महसूस किया। वो पलटकर बोली, मां को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है। श्रेया की आंखों में कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन रोहन, जो श्रेया का सबसे पुराना दोस्त था, उसने कुछ ऐसे बात कही। रोहन ने बोला कि बिल्कुल ठीक है मतलब? तुम्हें नहीं पता क्या पिछले 6 महीनों से उन्होंने क्या किया है? वो अचानक बैठे बैठे जोर से रोने लगती हैं। बाजार जाती हैं तो किसी को भी चलते हुए थप्पड़ मार देती हैं। एक बार तो उन्होंने पुलिस वाले से लड़ाई कर ली। उस दिन वहां लोगों ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। तुम्हारे पड़ोसियों का कहना है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। श्रेया का चेहरा लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े राज को सामने ला दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, जैसे कुछ तो है जो उससे छुपाया गया हो। उसके माथे पर टेंशन की लकीर आ गई थी और उसका चेहरा बिल्कुल गुस्सा और कंफ्यूजन में भर चुका था। वो गुस्से में बोली कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ऐसा कुछ होता तो मां मुझे बताती नहीं, और तुम लोगों ने सब कुछ मुझे कभी पहले फोन करके क्यों नहीं बताया? श्रेया का दिल हिल चुका था। रोहन और बाकी दोस्तों ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये बातें श्रेया के लिए इतनी अजीब हो सकती हैं। श्रेया गुस्से में दोस्तों से मिलके वहां से चली गई। उसका दिल एक अजीब सी उलझन में था। उसके दोस्तों का चेहरा, उनकी बातें श्रेया के दिमाग में घूम रही थी। घर जाते ही वो अपनी मां पर भड़क गई। मां, ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? श्रेया का गुस्सा पूरी तरह मां पर निकल गया था। उसकी मां ने बस एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी जगह पर चुप थी।
फिर कुछ देर बाद उसकी मां ने श्रेया को प्यार से समझाया, जैसे हमेशा करती थी। वो बोली कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अरे दोस्तों ने जो भी कुछ कहा वो सब गलत है, मैं बस थोड़ी परेशान थी, बस थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे अपने आप को संभालने में। श्रेया को लग रहा था कि उसकी मां अभी भी कुछ छुपा रही है। उसके मन में कई सवाल थे जो वो मां से पूछना चाहती थी, लेकिन आज श्रेया ने अपने मां को प्यार से समझाने की कोशिश की। मां, अगर कुछ हो रहा है तुम्हें तो मुझे बताओ, हम साथ मिलके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। श्रेया की बातें मां के दिल में गहराई तक नहीं उतर पाई और कुछ वक्त बाद मां की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आ गया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मां का रूप बिल्कुल बदल गया था। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि यह कहानी आपको पसंद आ रही है। तो कहानी को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको क्या लगता है कि श्रेया की मां के साथ क्या हुआ था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। श्रेया को लगा जैसे कुछ गलत हो रहा हो और उसने अपनी मां से फिर से पूछा कि मां, आप बिल्कुल ठीक हो ना? ये आपको क्या हो रहा है? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? फिर अचानक उसकी मां का चेहरा बिल्कुल बदल गया। श्रेया ने देखा उसकी मां का चेहरा लाल हो गया था और उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वो किसी और इंसान की तरह लग रही हो। की आवाज भी थोड़ी बदल गई थी। श्रेया थोड़ा पीछे हटी और अपनी मां को देखा। मां, आप क्या कर रही हो? तभी मां ने अपनी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुझे भी यही लगता है ना कि मैं पागल हो गई हूं? अगले एक पल में मां ने अपने दोनों हाथों से श्रेया की गर्दन पकड़ ली और एक जोरदार झटके के साथ उसे हवा में लटका दिया। श्रेया की आंखों में डर था। उसकी गर्दन पर मां के हाथ की ताकत का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा छाने लगा और वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। श्रेया की आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से मां की ताकत के अंदर थी और उसके आसपास कोई था ही नहीं जो उसकी मदद करता। मां का रूप बिल्कुल बदल चुका था, जैसे वो पुरानी मां अब नहीं रही थी और श्रेया को लगा कि जैसे वो किसी और इंसान का सामना कर रही हो। मां की आखिरी बातें उसके कानों में गूंज रही थी और वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी और दुनिया की आवाज हो। श्रेया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये मां को क्या हो गया है। 2 दिन बीत गए थे और आसपास के लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आज तक तो श्रेया और उसकी मां हमेशा दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ना तो श्रेया दिखाई दी और ना ही सुष्मिता जी। उन्होंने अक्सर देखा था कि उन दोनों को ज्यादा देर तक चुप रहना पसंद नहीं था। अखबार जो हर दिन उनके घर के बाहर पड़े रहते थे, वैसे ही वहां ठहरे हुए थे। ये सब चीजें आसपास के लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए काफी थी। तभी वहां एक दूध वाला आया जो रोज सुबह सुबह दूध देने आता था। उसने देखा कि 2 दिन से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। वो थोड़ा परेशान हो गया और उसने सोचा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसने अपने कुछ पड़ोसियों को बुला लिया और वहां इकट्ठा हो गए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। जब वो लोग अंदर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। घर के अंदर का माहौल उदास लग रहा था। जमीन पर श्रेया और सुष्मिता जी पड़े हुए थे, बिल्कुल बेहोश। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि उनकी सांसें अब तक चल रही थी और दोनों के चेहरे पर किसी भी तरीके का दर्द या चिंता का कोई असर नहीं था। लोगों ने तुरंत दोनों को उठाया और बिना देरी किए उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनको इमरजेंसी रूम में दाखिल किया गया और वो लोग चाह रहे थे कि दोनों को जल्दी से होश आए ताकि वो सब जान सकें कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। कुछ घंटे बाद जब श्रेया और सुष्मिता जी को होश आया, दोनों का चेहरा अब भी उदास था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था
कि उनके साथ पिछले 2 दिनों में क्या हुआ। वो बस कंफ्यूज थे, जैसे उनका मन कहीं खो गया हो। सब लोग उनसे बातें कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, आप दोनों को क्या हो गया था। हॉस्पिटल में सब लोग उनके आसपास थे, लेकिन कोई भी उनको साफ तौर पर समझ नहीं पा रहा था। श्रेया और सुष्मिता जी को लगा कि कुछ बड़ा और भयंकर हुआ है, लेकिन उस दिन के बाद उनका मन और दिमाग दोनों उलझन में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे कुछ महसूस नहीं किया था और वो बस इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो कुछ उनके साथ हुआ वो सच में क्या था। लेकिन उस दिन के बाद श्रेया में कुछ ऐसा बदल गया था जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हर बार जब भी वो अपनी मां की तरफ देखती, उसे एक अजीब और डरावना चेहरा नजर आता, चेहरा जो कभी उसने अपनी मां में नहीं देखा था। एक डार्क, अनरिकॉग्नाइजेबल चेहरा जो उसे रूहानी डर और अशांति का एहसास दिलाता था। हर रोज उसका मन और भी ज्यादा घबराहट और उलझन से भर गया था। उसने सोचा था कि शायद कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसका डर बढ़ता गया। कुछ दिन तक ऐसा ही होता रहा। श्रेया अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन उसका मन कभी शांति में नहीं रहता था। उसे लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी हर बार कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। एक दिन वो परेशान होकर अपने पुराने दोस्त रोहन को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। रोहन उसकी बात सुनता है, उसे बोलता है कि मुझे एक पंडित के बारे में पता है, अगर तुम चाहो तो हम उसके पास चल सकते हैं, शायद कुछ मदद मिल सके। वो रोहन के साथ अगले दिन पंडित के घर गई। जैसे ही श्रेया और रोहन ने पंडित के घर में कदम रखा, पंडित एकदम से चिल्लाता हुआ बाहर आया और वहां से निकलने को कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि दोनों घबरा गए थे। पंडित ने गुस्से में कहा कि निकल जा यहां से, अगर तुम दोनों अंदर आए तो मैं तुझे और तेरी मां को कभी नहीं छोड़ूंगा। रोहन और श्रेया दोनों घबराए हुए जल्दी से वहां से भाग गए। उन्होंने सोचा कि यह पंडित ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने काफी समझने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। रोहन ने अपनी मां को फोन किया और सब कुछ बताया। उनकी मां ने उन्हें एक तांत्रिक के पास जाने को कहा। रोहन और श्रेया दोनों ने डिसाइड किया कि वो तांत्रिक के पास जाएंगे। वो लोग वहां से निकल के तांत्रिक के पास गए। उसने उन्हें किसी भी शंका के बिना अंदर बुलाया। तांत्रिक ने श्रेया की पूरी बात सुनी और उसके हाथ पर एक कलावा बांध दिया जो उसकी रक्षा के लिए था। उसके बाद तांत्रिक ने उसे 2 नींबू और 4 सुपारी दी और कहा कि इन्हें ले जाओ और अपने घर के 4 कोनों में 4 सुपारी रख दो और दोनों नींबू को अपने दरवाजे के दोनों कोने पर रख देना। अगर कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर में पीली सरसों के दाने मिले तो मेरे पास वापस आना। अगर कुछ नहीं मिलता तो समझ जाओ कि सब कुछ ठीक है, तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो। श्रेया ने घर आके तांत्रिक के कहने पर वो सब चीजें अपने घर के कोनों में रख दी। रात को वो थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर कुछ भी होता है तो वो फिर से तांत्रिक के पास जाएगी। अगले दिन सुबह जब श्रेया ने अपनी आंखें खोली, उसने सब कुछ नॉर्मल देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर जमीन पर रखे उसे कुछ महसूस हुआ। श्रेया ने नीचे देखा और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें नजर आने लगी थी। उसने देखा कि पूरे फर्श पर सरसों के दाने पड़े हुए हैं, पीली सरसों के। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से रोहन को बुलाया और कहा कि ये क्या है, ये सब कहां से आए। रोहन भी घबरा गया। उसने भी झांक कर देखा और उसे समझ में आ गया था कि तांत्रिक की बात सच थी। श्रेया और रोहन दोनों अब पूरी तरह से समझ गए थे कि जो भी कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा का चक्कर था। श्रेया और रोहन अपने मन में कई सवालों के साथ तांत्रिक के पास चले गए।
तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा कि बेटा तुम्हारे घर में एक डायन है। उसकी बात सुनते ही श्रेया के होश उड़ गए। उसने घबराहट में कहा, मेरे घर में? मैं तो बचपन से मेरी मां के साथ अकेली रहती हूं उस घर में। आप क्या कहना चाहते हो, मेरी मां डायन है? तांत्रिक ने थोड़ा धीरे से जवाब दिया, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर तुम उस डायन से अपनी मां को बचाना चाहती हो तो अपनी मां को मेरे पास ले आओ, तभी तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। श्रेया को कुछ तो समझ आ गया था कि कुछ अजीब चल रहा है और उसने अपनी मां को इस बारे में नहीं बताया। श्रेया ने अपनी मां से कहा कि मुझे आपको एक सरप्राइज देना है, और फिर रोहन के साथ अपनी मां को लेकर तांत्रिक के पास आ गई। मां को कोई शक ना हो इसलिए श्रेया ने उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी ताकि उन्हें पता ना चले कि वो कहां जा रही हैं। जब वो तांत्रिक के आश्रम में पहुंची तो तांत्रिक ने एक पुरानी और भव्य पूजा का आयोजन किया। तांत्रिक का घर एक पुरानी जगह पे था जहां देवियों और देवताओं की मूर्तियां हर कोने में रखी हुई थी। वहां काफी अंधेरा था। तांत्रिक ने श्रेया और रोहन को सामने बैठने को कहा और उन्हें अपनी मां को अपने सामने रखने को कहा। पहले उसने एक माला उठाई और उसको एक एक करके घुमाने लगा। फिर उसने एक टीका अपने माथे पर लगाया और एक लंबी सांस लेकर 5 बार कोई मंत्र का उच्चारण किया। इस पूजा से पहले उन्होंने सुष्मिता जी के हाथ पैर बांध दिए थे और वो झटपटा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्रों को पूरी शक्ति से पूरा किया, श्रेया की मां का शरीर तुरंत काफी बदल गया। उनका पूरा शरीर अब बिल्कुल अजीब और भयंकर रूप में बदल गया। श्रेया ने देखा कि उसकी मां का चेहरा भी बदल गया था। वो एक आधे जले हुए चेहरे में बदल चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था और आंखों में भयंकर लाल रंग था। उसकी आवाज बदल गई थी और वो पूरी ताकत से चीख कर बोली, मुझे जाने दो, जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था वैसे ही तुझे भी मार दूंगी। उस दिन भी मुझे तेरे लिए मेरे मन में ममता जाग गई थी, इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना वो रात तेरी आखिरी रात होती जब तू बेहोश मिली। श्रेया को अपनी मां की ये बातें सुनकर लग रहा था कि उसकी मां सच में किसी भयंकर रूहानी चीज से बंधी हुई है। श्रेया ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया और वो चुप हो गई। तांत्रिक ने अपने आसपास का माहौल और भी भयंकर बना दिया। लाल गुलाल से एक बड़ा घेरा बनाया और जिसमें कई लकीरें और विचित्र निशान बनाए। उसने कहा कि श्रेया, रोहन, तुम दोनों पीछे मुड़ जाओ और जो भी हो रहा है उसे मत देखो। श्रेया और रोहन पीछे मुड़कर खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। तांत्रिक ने अपने हाथ उठाकर एक प्रचंड मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, एक तेज आवाज सुनाई दी सुष्मिता जी के मुंह से। की आवाज इतनी तेज लग रही थी जैसे उनके शरीर से कोई आत्मा बाहर निकल रही हो। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, जैसे कोई भयंकर रूह उनके अंदर बस चुकी थी। सुष्मिता जी की आत्मा का इस तरह से उभरना इतना भयंकर था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो तांत्रिक के कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी। तांत्रिक ने धीरे से अपने मंत्र का पाठ जारी रखा और सुष्मिता जी से कहा कि तुम इसके शरीर को छोड़ दो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। पर सुष्मिता जी ने अपनी आत्मा से एक जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, ये इसके माँ बाप के कर्मों का नतीजा है। मैं इसके बाप को मार चुकी हूँ और अब इसकी माँ मेरे कब्जे में है। श्रेया की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ था, लेकिन वो सब समझ गई थी कि कुछ पुराना और भयंकर राज छुपा हुआ है। उस डायन ने आगे बताया कि जब तुम्हारे माँ बाप को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तब वो दोनों मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें कहा था कि तुम दोनों के बीच एक बेटी होगी और जब तुम 2 साल की हो जाओगी तो तुम्हें मेरे पास ले आना, साथ में तुम्हारे कटे हुए नाखून और बाल ले आना। तुम्हारे माँ बाप को जो मैंने कहा था वो कभी नहीं लेकर आए।
अगर वो मेरे पास आते तो मैं आज इस दुनिया से मुक्ति पा चुकी थी, पर उन्होंने वो बाल और नाखून नहीं दिए, इसलिए मैं आज तक इस धरती पर बंधी हुई हूं। तांत्रिक ने श्रेया की तरफ देखा और कहा कि ये सब सच है, तुम्हें अब अपने बाल और नाखून काट कर देने हो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मां और तुम दोनों बच जाओ। उसने अपने बाल और नाखून काटकर एक गुस्से और दर्द के साथ तांत्रिक के पास दिए। जैसे ही श्रेया ने वो चीजें दी, उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। सुष्मिता जी की आंखों में एक घबराहट थी, जैसे उनके शरीर से प्राण निकल रहे हो, लेकिन देखते ही देखते उनका चेहरा पहले जैसा होने लगा था। उनका शरीर ढीला पड़ गया और कुछ ही पल बाद वो बेहोश हो गई। और तब वो डायन जो अपनी पुराने श्राप में बंधी हुई थी, वो आजाद हो गई। श्रेया को अपनी मां का असली रूप दिखाई दिया, जो अब बिल्कुल नॉर्मल था। मां की आंखों में एक नई रोशनी थी, एक शांति थी जो उसने वापस आने के बाद पहली बार देखी। और तब वो डायन जो अपने पुराने श्राप में बंधी हुई थी, वो आजाद हो गई। श्रेया को अपनी मां का असली रूप दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। मां की आंखों में एक नई रोशनी थी, एक नई शांति थी, जो श्रेया ने अजमेर वापस आने के बाद पहली बार देखी थी। श्रेया ने अपनी मां को अपने पास देखा और मां ने अपनी बेटी के गाल पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे वो कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो गया। उनके बीच एक नई शांति थी, एक नई उम्मीद थी जो पहले कभी नहीं। दोस्तों, श्रेया की कहानी यहीं तक थी। वो रात जब उसने अपनी मां का चेहरा देखा था, आज भी उसके जहन में है। आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त का दर्द और खौफ जो उसने महसूस किया होगा। मां का चेहरा जो एक पुरानी तस्वीर की तरह लग रहा था। कुछ चीजें कभी समझ नहीं आती, लेकिन उनका असर हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा रह जाता है। श्रेया के साथ जो भी कुछ हुआ, उससे हम सबको एक बात सीखनी चाहिए। अपने आसपास जो दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डर से बचकर रहना, अपने आसपास के चेहरों को ध्यान से देखना, और अगर कभी किसी और चेहरे से मिलो जो आपको अपना ना लगे, तो थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और द हॉरर शो बाय कर्णिक को अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।